ठेका गैंग से यूपी को बचाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भले ही ठेकेदारों की मनमानी खत्म करने की लाख कोशिशें करे, मगर कुछ अधिकारियों की कारगुजारी के चलते ठेकेदारों का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये ठेकेदार अपने राजनीतिक संबंधों के चलते ना सिर्फ जिला पंचायत और नगर पालिकाओं में मनमानी करते हैं, मनमाफिक ठेका उठाते हैं, बल्कि जब कोई अधिकारी इनको रोकने की कोशिश करता है तो उसका उत्पीड़न करते हैं। बीते कुछ दिनों में ठेकेदारों द्वारा ऐसे कई मामले सामने आए जहां अधिशासी अधिकारियों का उत्पीड़न किया गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर बलिया से है। बलिया में हुई मणिमंजरी आत्महत्या का कांड। बलिया में मणिमंजरी ईओ के पद पर तैनात थी और इस दौरान नगर पालिका में ठेके निकले तो कहा जा रहा है कि ठेका गैंग और कुछ कर्मचारी एक्टिव हो गए और एक ही ठेकेदार को 18 ठेके दे दिए गए। मणिमंजरी ने इसका विरोध किया तो उनका मनमाफिक उत्पीड़न किया गया। हालात ये बन गए कि उनको आत्महत्या तक करनी पड़ गई। ऐसा ही मामला अमरोहा से सामने आया जब यहां ईओ दीपिका शुक्ला ने फर्जी बिलों पर भुगतान को मना कर दिया तो ठेका गैंग ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा, उनका भी उत्पीड़न किया। उनकी गाड़ी का पीछा किया जाने लगा। मेरठ के सरदना में भी ईओ अमिता वरुण का आरोप है कि वहां के विधायक संगीत सोम उन्हें एक आत्महत्या केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यहां एक नगर पालिका कर्मचारी ने किन्हीं वजहों से आत्महत्या की थी, जिसका आरोप ईओ अमिता वरुण पर डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पीसीएस अधिकारियों का कहना है कि अब आपको दीपिका शुक्ला की बाइट भी सुनवाते हैं। क्या कुछ कहना था उनका, वो भी ईओ है और कितनी परेशानियों से वो गुजर रही हैं, जरा आप भी सुनिए। सख्ती करती हूँ, चाहती हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन पब्लिक के बीच आप पता कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि मैं अमरोहा जो है पैदल दौड़ते हुए गई हूँ। मॉर्निंग वॉक 5 बजे 6 बजे लगातार व्यवस्था को मैं सही करने की कोशिश किया। शायद उसी की ये सज़ा मिल रही है मुझे। जब इन्हें लगा कि हम सख्ती से काम करेंगे, नियम अप्लाई करेंगे, तो इन्होंने जो है 2-3 महीने बाद से ही मेरे ट्रांसफ़र में लग गए। ट्रांसफ़र नहीं करा पाए तो इन्होंने लगातार मेरी फर्जी शिकायतें कर करके एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू की। मुझ पर कुछ एलईडी लाइटों के फर्जी भुगतान के लिए भी दबाव डाला गया था। उस मैटर को मैं 5-7 बार शिकायत मेरी डाली जा रही है कि मैं भुगतान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में ऐसा लगा कि ये लाइट आई ही नहीं है और एक पेपर तैयार कर दिया गया है। चूँकि मैं चार्ज ले चुकी थी और खरीदारी हो गई तो मुझे पता क्यों नहीं चला। ये क्वेश्चन उठता है कि भुगतान के लिए मुझे क्यों याद किया गया। मेरठ में संगीत सोम ने धमकी दी और उसके बाद अमिता वरुण का तबादला हो गया। यहां किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई कुछ कर पाए। ये तो बहुत छोटी चीज है। मैंने तो मेरे ख्याल से सीईओ से आज तक बात भी नहीं करी। मैं तो जानता भी नहीं, मैंने आज तक बात भी नहीं की उससे। लेकिन कर्मचारियों के साथ उसका अत्याचार जरूर था और आप निश्चित रहिए, मैं दावे के साथ कहता हूं सब उस अत्याचार करने की सजा जरूर मिलेगी। यहां किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि कोई कुछ कर पाए। ये तो बहुत छोटी चीज है। मैंने तो मेरे ख्याल से सीईओ से आज तक बात भी नहीं करी। मैं तो जानता भी नहीं, मैंने आज तक बात भी नहीं की उससे। लेकिन कर्मचारियों के साथ उसका अत्याचार जरूर था और आप निश्चित रहिए, मैं दावे के साथ कहता हूं सब उस अत्याचार करने की सजा जरूर मिलेगी। तो इन मामलों पर राजनीतिक लोग क्या सोचते हैं वो भी आप सुनिए। इतना बेईमानी का दबाव बना रहे हैं कि वो अपनी व्यथा कहते कहते बेहोश हो गई हैं। वो कह रही हमारी जान का खतरा है। तो अब तो उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से काम करना सबसे बड़ा अपराध हो गया है और खास तौर से जो महिला अधिकारी हैं वो कहीं सुरक्षित नहीं। योगी सरकार पता नहीं किस नशे में खोई हुई है, किस नशे में मस्त है। उसको उत्तर प्रदेश की अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो जागिए योगी जी। जनप्रतिनिधि चूंकि निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है, इसलिए जनता के कामों पर दबाव बनाने की जिम्मेदारी और उस काम को समापन करवाने की जवाबदेही भी उसी जनप्रतिनिधि की होती है। आपने पूछा है कि अमरोहा में एक महिला अधिकारी के ऊपर एक जनप्रतिनिधि दबाव बना रहे हैं, तो ये निहायत आपत्तिजनक बात है। तो ठेका गैंग पर आज की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो जरूर पूछने बनते हैं। R9 टीवी के 5 सवाल। पहले, जिला पंचायत और नगर पंचायतों में ठेका गैंग का बोलबाला कब तक?
अधिकारी ईमानदारी से काम करने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं है? ईमानदार अधिकारियों का उत्पीड़न क्यों और कब तक? जनप्रतिनिधियों की भूमिका ठेका प्रक्रिया में क्यों रहती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। ईमानदार अधिकारियों के प्रति माननीयों का रवैया खराब क्यों है? इन सवालों का जिक्र करेंगे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, 3 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। मणिमंजरी का मामला देखा हमने, संगीत सोम ने जिसको धमकी देखी, वो भी एक अधिकारी हैं, उनको भी मानसिक उत्पीड़ना से गुजरना पड़ रहा है। और उसके अलावा एक और मामला हमने देखा दीपिका का, जो बेहोश हो गई। R9 टीवी ने एक्सक्लूसिवली जब उनसे बात करनी चाहिए तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। वजह यह थी कि मानसिक तनाव इतना था। तो आपको बता दें, इसी पर आज हम बहस करेंगे और हमारे साथ बहुत से मेहमान जुड़ रहे हैं। सपा के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है कपिल श्रीवास्तव जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ कुमार अशोक पांडे हैं और दिव्येंद्र त्रिपाठी है, कांग्रेस के प्रवक्ता लखनऊ स्टूडियो से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, कुमार अशोक पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए अशोक साहब, सर आप पर ही आता हूं, मेरे को ये बताइए कि ये क्या कुछ चल रहा है? हमने पिछले दिनों में बहुत कुछ देखा है, यहां तक देखा है कि एसडीएम भी अपनी बातों को लेकर एडीएम के खिलाफ, अपने कुलीग एसडीएम के खिलाफ डीएम से शिकायत करते हैं। डीएम उन्हें वक्त तक नहीं देते शिकायत का, उनकी सुनने का। और वो इतने घबराए हुए थे, हमारे साथ फोन पर वो जुड़े, वो इतने घबराए हुए थे, वो कह रहे अभी मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, मैं क्या सवाल रखने जा रहा हूं ये भी आपको नहीं बता सकता, और मैं क्या कहना चाहता हूं ये भी आपको बता नहीं सकता। अभी वक्त लिया था, मोहलत ली थी और उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर ही मोर्चा खोला था। चल क्या रहा है सर, आप ये आपसे जानना चाहेंगे। ठेका प्रथा जो है, जिसको एबॉलिश करना चाहिए था, वो तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उसको मिल रहा है राजनीतिक संरक्षण। जातिवादी, परिवारवादी और दौलतवादी जो एक सोच परिकल्पना के तहत माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा था, ऐसे अधिकारियों को और ऐसे माफियाओं को आपने देखा होगा कि उनके घर तक योगी जी गिरवा दे रहे हैं। आज जो जवाबदेही है वो जनता की जवाबदेही इन अधिकारियों के प्रति है। ये 15 वर्षों की उस मानसिकता का प्रतीक है जहां पे अधिकारी जमीन पर बैठता था, नेताओं के पैरों के पास। जिन लोगों ने बैठाया, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। जिन लोगों ने अधिकारियों को जातिवाद में और परिवारवाद में बांट करके दौलतवाद सिखाया, वो इसमें जनता की भागीदारी छोड़ करके सरकार के साथ भागीदारी कर रहे थे, वो आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपने देखा होगा कि चाहे आज हमको सराहना करनी होगी, चाहे वो डीएम अभय सिंह रहे हो और चाहे वो कौशल विकास के वो शर्मा जो वहां के निर्देशक थे, निलंबित करने में 1 मिनट का समय योगी सरकार ने नहीं लगाया। 700 से अधिक अधिकारी अब तक बर्खास्त किए जा चुके हैं कि मानसिकता में परिवर्तन करना होगा। अब आपको कार्य करना होगा, बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। और ये कोई राजनीतिक दबाव किसी भी अधिकारी के ऊपर नहीं है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी अधिकारियों से कहता हूं कि आप लोग किसी प्रकार का दबाव ना माने, आप पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें। जो जवाबदेही आपकी जनता के प्रति है उस पर काम करें। समस्या यहां ये कुलदीप जी है कि ये अधिकारी अब अपने को शासक बना चुके थे। ये शासक बन के काम कर रहे थे, जनता के सेवक बन के नहीं। उसको योगी सरकार ने पलटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है कि एक पारदर्शी सरकार हो, पारदर्शी व्यवस्था हो, जनता की जवाबदेही हो। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आते हैं। जनता के प्रति कपिल श्रीवास्तव जी, बड़ी विडंबना सी यहां नजर आती है पूरे मामले में। ये जो मामले 3 आपने सुने ही होंगे, मणिमंजरी का आत्महत्या का वो मामला भी आपने सुना होगा, दीपिका जो कि डीएम के पास गुहार लगा रही थी, रो रही थी। R9 टीवी के पास एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें हैं, कल हमने चलाई भी, वो रो रही थी। कितना ज्यादा दबाव है। लेकिन उससे पहले मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि जो भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, वो कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते और यहां तक वो अपनी बातें छुपाते नहीं है, सदन में खुलकर कहते हैं। और फिर दूसरी तस्वीर आती है कि अधिकारी रोते हुए नजर आते हैं। तो ना अधिकारी खुश
और ना जनप्रतिनिधि, ऐसा लगता है उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही हैं, अधिकारी सुनते नहीं है। दोनों तरफ से चल क्या रहा है? देखिए कुलदीप जी, सबसे साफ बात यह है कि योगी सरकार जब 2017 में बनी थी, उससे पूर्व उसने जो इस प्रदेश की जनता से वादा किया था कि हम अपराध के प्रति, हम भ्रष्टाचार के प्रति, हम आर्थिक अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे, तो वो टॉलरेंस की नीति तो जंगल राज में कायम हो गई। क्योंकि एनसीआरबी की जो 2018 के आंकड़े आए हैं उसमें आर्थिक अपराध, बाकी तो सब पे नंबर 1 है ही, लेकिन आर्थिक अपराध में तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और 35% जो है ये भ्रष्टाचार बढ़ गया। हमारे जो आदरणीय मित्र हैं अशोक पांडे जी, वो दूसरी पहले की पूर्ववर्ती सरकारों पे रोना रो रहे थे, उनको कम से कम उन्होंने जो है वो मायावती तक ही रोना रोया है। नेहरू जी को उन्होंने दोषी नहीं ठहराया। हो सकता है वो नेहरू जी से लेके महाराणा प्रताप को भी दोषी ठहरा सकते हैं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। चीज ये है कि 4.5 साल की लगभग सरकार हो गई और आपके शासनकाल में पीएफ के घोटाले हो जा रहे हैं, यूरिया का घोटाला हो जा रहा है, आपके दो मंत्रियों के जो निजी सचिव हैं वो लाखों की रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लेकिन उस मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जिसके कि वो निजी सचिव रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके अंदर उद्यान घोटाला खुल करके सामने आया था, जिसपे कि एक जांच बैठी थी, आज तक उस जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, कपिल जी आपको रोकेंगे। त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है? अशोक साहब ने तो जिस तरीके से कहा कि ये नेक्सस पिछली सरकारों में ही बनकर तैयार हो गए थे, अब तो योगी सरकार इन नेक्सस का भांडा फोड़ करने की कोशिश कर रही है। जातिवादी तरीके से अधिकारियों की सेटिंग की गई, मुख्तलिफ विभागों में उन्हें बैठाया गया, तो फिर जब मनचाहे विभागों में मनचाहे अधिकारी बिठाए गए तो नेक्सस तो बनना ही था। नहीं तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के जिले गोरखपुर से ही हुआ था। आपको याद होगा कि जिस समय वहां पर इंसेफ्लाइटिस से लोग मर रहे थे तो वहां पर किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? वहां के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर कफिल को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि जिनका दोष था, जिनकी गलतियों की वजह से इतने बच्चों की जान गई। अब आज ये कहा जाता है कि व्हिसिल ब्लोअर, हमारे यहाँ एक कानून है कि उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनकी रक्षा की जाएगी, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपने शुरुआत की बलिया के एसडीएम से लेकर के, और आज वैभव कृष्ण ने जो मामला उठाया, एक सीनियर आईएएस अफसर ने, आईपीएस अफसर ने, अनुराग ठाकुर ने जो मामला उठाया, इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है कि सरकार की प्राथमिकता है क्या। इस सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार रोकने क्यों नहीं है, और रोके भी कैसे? उनको चाहिए पैसे। जो पार्टी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में 20,000 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, वो पैसा कहां से आएगा? तो या तो अधिकारियों से वसूली होगी या उद्योगपतियों से लिया जाएगा, यहां तक किसानों से लेकर के और आम लोगों का देख लीजिए, जीना दुभर हो गया है। थानों से लेकर के पुलिस चौकी की बात करिए, तहसील की बात करिए, ब्लॉक की बात करिए, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब तो बीजेपी को एक अलग से कानून बना देना चाहिए। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से कानूनी संरक्षण देना चाहिए इनको, क्योंकि इनको यही चीज सूट करती है। नहीं तो जो यहाँ पर अपराध के ग्राफ हैं, करप्शन के ग्राफ हैं, ये तीनों जो मामले में इस पर जो सत्ताधारी पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं उनसे सफाई चाहेंगे। फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ठेका गैंग से यूपी को बचाओ, क्योंकि ठेके दिलवाने के नाम पर जिस तरीके से प्रेशर बनाया जाता है कुछ आला स्तर के अधिकारियों पर या मध्यम स्तर के अधिकारियों पर, वो झेल नहीं पाते। खासतौर पर महिला अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। पिछले 3 बड़े मामले जो हमने आपको बताए उसमें महिला अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं, इस वक्त सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ी हैं, डॉक्टर ऐश्वर्या। डॉक्टर ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहेंगे सभी सरकारों में क्या मॉडस ऑपरेंडी ठेका दिलवाने का यही रहता है, या अब योगी सरकार जो कि बदलाव की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है करप्शन के खिलाफ, उसका मॉडस ऑपरेंडी थोड़ा चेंज हुआ है? ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, थोड़ी तो सख्ती हुई है, लेकिन ये सभी सरकारों में रहा है कि ठेका दिलवाने में जो भी अधिकारी उस लेवल पे होते हैं, वो उसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पे भी चीजें चलती हैं। हाँ, मोदी सरकार ने बहुत कुछ सख्ती की है, जिसका असर देखने को ये मिल रहा है कि कहीं कहीं हमें विरोध भी दिखता है। लेकिन मुझे लगता है ये अधिकारियों और जो विभागों पे तैनात अधिकारी और उनसे ऊपर जो उस विभाग को देखने वाले राजनेता हैं,
उनके बीच कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें आ रही हैं। भाई मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, हर जगह सरकार भी तभी काम कर पाएगी जब हम इन अधिकारियों के साथ मिलकर चलेंगे। अधिकारी भी अपने काम को तब आगे ले जा पाएंगे जब ये राजनेताओं का कुछ मान सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ठेके को लेकर के और इन सारी चीजों को लेकर के हमेशा से इस तरह के मुद्दे सामने आते रहे हैं कि कभी किसी अधिकारी के ऊपर दबाव हो गया, कभी किसी राजनेता के ऊपर दबाव हुआ तो उसने अधिकारी पे डाल दिया। तो इस तरीके की चीजें, इस तरह के। अच्छा डॉक्टर ऐश्वर्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठेका टेंडर जो भी जारी किया जाता है उसमें जो जन नुमाइंदे हैं उनकी भूमिका कितनी सकारात्मक होती है, और अगर सकारात्मक नहीं होती है तो क्या उससे हटा देना चाहिए उस भूमिका को? देखिए, जो जन नुमाइंदे, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया का ठेका होता है तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका इसलिए सकारात्मक हो जाती है क्योंकि पब्लिक डायरेक्ट अधिकारी से डील नहीं कर पाता या बात नहीं कर पाती है, या जिसको जो आवश्यकता होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो जन नुमाइंदों के थ्रू ही पहुंच पाती। मान लीजिए किसी सड़क का ठेका किसी को अधिकारी तक पहुंचाना है। ऐश्वर्या तो जी, बिल्कुल जरा ये बताइए कि 15,000 का आउटसोर्सिंग पर रखा गया कर्मचारी अगले कुछ सालों में 8 करोड़ की संपत्ति बना लेता है, ये नेक्सस कैसे काम करता है? आर यू आस्किंग टू मी? जी यस, मुझसे पूछ रहे हैं? यस यस। हाँ देखिए, हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस चीज पे शुरू से ही जो है सबको देखना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, खासकर मीडिया को ध्यान देना चाहिए कि 50,000, 60,000, 1 लाख तक की सैलरी वाला आदमी जो जा करके अधिकारी जो है 10 साल के अंदर अपनी जो है 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को जनरेट कर लेता है, तो उसके पीछे रीजन क्या रहा है? आज से 10 साल पहले सैलरीज बहुत कम थी, लेकिन उन अधिकारियों के बंगले आप देख लीजिए, एक ही अधिकारी के पास 10-10, 15-15 बंगले हैं। अपने रिश्तेदारों के नाम ये लोग जमीनें कर देते, अपने रिश्तेदारों के नाम ये बंगले कर लेते। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये जो अधिकारी होते, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे पास पावर है, तो इस पावर का ये गलत इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के गलत निर्णयों को लेते हैं। अशोक जी, क्या बदलाव, क्या कुछ हुआ है? जैसा कि डॉक्टर ऐश्वर्या कह रही है, पिछली सरकारों में माहौल कुछ ऐसा ही होता था, सिस्टम कुछ ऐसा ही होता था, आपने बड़ी बड़ी बातें की, बदलाव क्या कुछ हुआ है, ये जानना चाहेंगे आपसे। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि अब टेंडरिंग में सबसे पहले आने के बाद योगी सरकार ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू की। आज 10,000 के ऊपर के जितने टेंडर है ई टेंडरिंग हो रहा है, इसलिए टेंडरिंग का दबाव तो कोई है नहीं। और कोई भी नेता, जो आपने एक सवाल अभी किया था ऐश्वर्या जी से, मैं उस सवाल पे भी जाना चाहूंगा कि सुशासन की ठोस नींव पर ही कानून की बुनियाद खड़ी होती है और सुशासन खड़ा होता है। तो ये जो पहले जो नेक्सस था, ऑफिसर पॉलिटिकल प्रमोटर बन गए थे, ये ऑफिसर्स पॉलिटिकल प्रमोटर थे और माफिया उसका टूल था, जिसके नेक्सस की वजह से एक बड़ा आपने देखा कि जो अधिकारी थे, चाहे वो मायावती शासन हो, चाहे वो अखिलेश शासन हो, 15 वर्षों तक मलाई काटने वाले अधिकारी आज संकट में, और समय समय पर उनको बताया जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं कुलदीप जी, उनको समय समय पर याद दिलाया जाता है कि ये जनता की सरकार है और ये योगी की सरकार है। यही कारण है, आपने 4 वर्ष क्या किए? यही कारण है। 700 इस्तीफा क्यों नहीं दिया? 700 से ज्यादा की नीति लेकर 700 से ज्यादा अधिकारी हमने बर्खास्त किए हैं। 700 से अधिकारी इनके गए हैं, उसके बाद ही हम 15 साल के बाद आपको से पाएंगे। आपने उस समय देश को और प्रदेश को धोखा देने की बात क्यों की थी? कुलदीप जी 700 से ज्यादा अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। 700 से ज्यादा अधिकारी, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि 700 से ज्यादा अधिकारियों को हमने जबरिया रिटायर कर दिया हो, अभी तक कभी हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिला है। 341 पुलिस अधिकारी सीधा बर्खास्त किए गए हैं। 1600 से ज्यादा सिपाही बर्खास्त किए गए हैं। आज उनके घर गिराए जा रहे हैं, आज घर गिराए जा रहे हैं उन लोगों के, माफियाओं के, जो गुंडे माफिया सरकार को निर्देश देते थे, जो गुंडे माफिया अधिकारियों को शैतानी करते थे। जरा रुकिएगा प्लीज, जरा रुकिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जरा रुकिएगा, चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। बलात्कारियों को मंच में बैठाया जाता था, कपिल जी रुकिए, मंच में बैठाते थे, मंच साझा करते थे। चलिए बने रहिए आप, जल्द लौटते हैं, इसी बहस को फिर जारी रखेंगे आगे, यहां रुकेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
तो ठेका गैंग से यूपी को बचाओ चर्चा जारी है हमारे साथ, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश कुछ कह रहे थे। कपीश जी, रखिए अपनी बातें अब। जी, मैं ये कह रहा था कि इनको कोसना बंद करना चाहिए, क्योंकि जिस समय ये प्रदेश के लोगों से वादा करके आए थे, इन्होंने नहीं कहा था कि 15 साल के बाद हम जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर पाएंगे, तो इनको इस्तीफा दे देना। दूसरा, ये भूल रहे हैं कि गोरखपुर में जो ऑक्सीजन कांड हुआ था उसमें अगर सीधे किसी की जिम्मेदारी थी तो इनके जो है चिकित्सा सचिव की थी, चिकित्सा मंत्री की थी और गोरखपुर के डीएम की थी। तो उनको तो लगातार बनाए हुए हैं और उन लोगों को जेल भेजने का काम किया गया और ठीकरा फोड़ा गया, जो बेचारे गैस कांड में दूर दूर तक इल्जाम उन पे नहीं लग पाए। डॉक्टर कफील को जानबूझ करके किया गया, अभी हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई है, उनके ऊपर चार्जशीट तक नहीं लेके आ पाए। तो ये दुर्भाग्य की बात है। अभी इनके ओपी सिंह जो डीजी पुलिस रहे हैं, उनका कितना गहरा भ्रष्टाचार यहाँ पर सामने आपको, आया। अगर ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन आपके काल में जो बाहुबली थे, आज हम देख रहे हैं 20-20 करोड़ रुपए की संपत्ति को उनको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। आपकी सरकारों में तो संरक्षण मिल रहा था, उनके साम्राज्य फल फूल रहे थे। जो 200 गज का घर बना सकता था, वो 2-2 हजार का गज घर के कि 1 लाख रुपए जिस विधायक की तनख्वाह थी, वो आज 800 करोड़ का आदमी कैसे बना है? ये बताएं, इनके नेता है कि कैसे नेता है? अशोक जी, अब आप सुन लीजिए। 1 लाख रुपए तनख्वाह वाले, 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले आपके नेता 800 करोड़ के आदमी कैसे बने? कैसे आज जनता जो है, जनता उनकी आय से अधिक संपत्ति का खामियाजा भुगत रही है? आय से अधिक संपत्ति का खामियाजा कैसे भुगत रही है जनता? आप मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जनता जानना चाहती है आपसे कि जो आपका कारनामा बोल रहा था, आपका भ्रष्टाचार बोल रहा था, 1 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाला आपका नेता आज जनता की गाड़ी कमाई 800 करोड़ रुपए का आदमी कैसे बना है? ये जनता पूछना चाह रही है कि बलात्कारियों को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना के साझा कराया, आज बलात्कारी जेल में है, नीचे का आज बलात्कारी जेल में है। ठीक है, बलात्कारियों को त्रिपाठी जी, ऐसा रुकिए, दोनों मेहमान प्लीज रुकिए जरा, त्रिपाठी जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो टेंडरिंग सिस्टम है, ये क्या ऑनलाइन टेंडरिंग सिस्टम होने के बाद ये फुल प्रूफ हो गया? इसकी स्क्रूटनी उतनी अच्छे अंदाज में हो पाती है? चाहे वो शिक्षा पूरी गुंजाइश रहती है ऑनलाइन टेंडरिंग होने के बावजूद भी करप्शन को लेकर? अशोक जी रुकिए प्लीज, लोक सेवा को भी नहीं छोड़ा। अशोक जी, आखिरी सवाल आपसे, प्लीज। अखिलेश यादव का जो जी, त्रिपाठी जी, अगर आप तक सवाल पहुंचा तो जवाब आप दीजिए। आपने तो जीती जागती भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी खोली है, भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी खोली है आपने। त्रिपाठी जी, आपके गुंडे आदेश देते थे पुलिस को, आपके गुंडे आदेश देते थे पुलिस को। नहीं, ये बहस जहां तक पहुंचनी चाहिए, मुद्दा जो जितना संजीदा था कि जिस राज्य में गुंडे आदेश देते थे पुलिस को, जिस राज्य में पुलिस के अधिकारी, त्रिपाठी जी को बोले जी प्लीज, वो राज्य की बात कर रही है। कुछ जवाब चाहिए, हमें कुछ जवाब चाहिए। मैं चाहता हूं, ये गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये टीवी चैनल के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। अशोक जी, आ गई है आपकी बात प्लीज। कुलदीप जी, अगर ये मामला थोड़ा शांत हो तो हम अपनी बात भी रखें। कुलदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से ये बता दें जी कि इन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इनके 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधि, उनके खिलाफ संगीन आरोपों में धाराएं लगी हुई हैं, उनके संरक्षण में बहुत सारे माफिया पल रहे हैं, और जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, उनके एक का नाम मैं जानना चाहता हूं। यही तो जनता आपसे जानना चाह रही है कि 70 सालों में आपने जनता को क्या दिया? ये कानून आपका बनाया हुआ है, ये कानून आपका बनाया हुआ है। आज मोदी ने साफ कर दिया है, ठीक है, कोई जनप्रतिनिधि ये सुधार त्रिपाठी जी, आपका सवाल मैं थोड़ा गलत इसलिए कहूंगा क्योंकि वो किसी भी अक्रॉस द पार्टी आप जानना चाहेंगे, हर जगह मिलेंगे वो, और मैं बीजेपी सभी पार्टियों के नुमाइंदों में ऐसे संगीन अपराधों वाले मिल जाएंगे। अशोक जी, ठीक है त्रिपाठी जी, आपका सवाल आ गया। अशोक जी, अब मुद्दे को सार तक लाते हैं। मेरे को ये बताइए कि 3 बड़े मामले, दीपिका, क्यों नहीं किया? अशोक जी, मणिमंजरी, दीपिका और एक और जो मामला आया है जहां पर आपके प्रवक्ता थोड़ा डरा धमका रहे थे, प्रवक्ता माफ कीजिए, विधायक संगीत सोम साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इन तीनों मामलों में आप क्या कुछ कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को मिटाने की दुहाई दे रहे हैं, तो इन तीनों मामलों में आप क्या कुछ करेंगे? और खासतौर पर दीपिका जो इतनी अच्छी खासी परेशान थी, हो सकता है वो भी कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए, कैसे एश्योर करेंगे आप?
कोई बचेगा नहीं। अगर कोई बुलंदशहर आदमी में गलत करेगा इंस्पेक्टर की हत्या हो तो उसको जाती है। योगी छोड़ेंगे और जो नहीं। हत्यारा है वो जमानत पर छूट के आता है, तो जो भी गलत करेगा, चाहे वो पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे पार्टी का आखिरी कमेंट, पदाधिकारी ठीक है, हो, ठीक है, डॉक्टर गलत ऐश्वर्या। करने वाला कोई नहीं डॉक्टर बचेगा। ऐश्वर्या, आप- लेकिन आखिरी अधिकारियों कमेंट को आपका भी सुनिश्चित चाहिए। करना पड़ेगा और कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित है और जनता के प्रति जवाबदेही देनी पड़ेगी उन्हें। नहीं, बहस को आपने बातों के अब वो जाल में अपराध घुमा कर करके रख बच दिया। नहीं सकता है। अच्छा ऐश्वर्या जी, आखिरी कमेंट आपका, आखिरी कमेंट आपका। नहीं, 3 महिलाओं का मेरा तो उत्पीड़न हो कमेंट रहा है। यही है कि जो भी अधिकारी हैं इस टाइम प्रताड़ित है, जो भी महिला अधिकारी वो प्रताड़ित है या वो उनको साथ कुछ बुरा हुआ है, तो उस चीज को बहुत कायदे से सुना जाए और इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। रही बात कि ठेकों में जो पैसा चलता है वो पहले भी चलता था और आज भी ऑन नेट टेंडर डालने पर भी कहीं ना कहीं ये सब चीजें जैक काम करता है और Loopholes लोग होते उसका हैं। इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो नेक्सस काम करता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने Nexus काम सभी करता मेहमानों रहता है, का, वो कहीं खत्म नहीं बहुत होता। बहुत शुक्रिया। तो यहां देखा कि ठेका गैंग से यूपी को बचाने के लिए 3-3 महिलाएं गुहार लगा रही हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर अधिकारियों में और नेताओं के बीच जो जनप्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बीच अगर इस तरीके से टसल चलेगी और अधिकारियों को मोरल डाउन होता जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जनता के हित में काम कैसे हो पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।